मीडिया और व्हाट्सएप ये सब कुछ जो चल रहा है उसका इम्पैक्ट है, इसलिए वहाँ से थोड़ा सपोर्ट लेकर ऊपर नीचे करेगा। ग्लोबल मार्केट में बड़ा सेल ऑफ आ सकता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम यहाँ जाएंगे, हमारे इंटरनल फैक्टर्स भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। सबसे ज़्यादा वेल प्लेस्ड कौन है, तो वो हमारा आईटी सर्विसेज का फेवरेट पिक है। ये रैली अब खत्म होती ही दिख रही है। एआई में इंडिया का लीडर बन सकता है। पहले ही हलचल बॉन्ड मार्केट में होनी शुरू हो गई। सीजन 3 आ रहा है इन्वेस्ट फॉर अल्फा का, तो इस गिरते मार्केट का फायदा भी नहीं ले पाएंगे। सर, आपने ट्रेड डील से पहले 22,000 का टारगेट दिया था निफ्टी का। अब ट्रेड डील तो हो गई है और मार्केट भी 700 पॉइंट ऊपर चढ़ गई है, तो क्या करें, इस टारगेट को हम कैंसिल मान लें? तो जब से ये ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हुई है, आपने सही कहा कि 700 to 800 पॉइंट्स की रैली हमें देखने को मिली। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैज़ चेंज्ड? ये ट्रेड डील की अनाउंसमेंट के बाद क्या फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं? तो जब ये टैरिफ्स वगैरह की अनाउंसमेंट हुई थी, तो उससे बिजनेस लॉस हुआ था, जीडीपी के लॉसेस की एंटिसिपेशन थी। तो इस ट्रेड डील के अनाउंसमेंट के बाद उसमें रिकवरी होगी, मतलब जो हम लूज करने वाले थे वो अब वापस से रिकवर कर लेंगे। यानी कि हम जहां थे शायद वहां या उससे थोड़ा नीचे तक पहुंच जाएंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम यहां जाएंगे, लेकिन हम लगभग उसी लेवल के आसपास पहुंच जाएंगे। तो यही गेन है। अगर हम स्पेसिफिकली इम्पैक्ट की बात करें, तो मार्केट की पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि किन सेक्टर, किन स्टॉक्स पर इसका मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा जो कि मार्केट को बूस्ट करेगा। ओके, सो अगर आप देखिए किन सेक्टर्स को इससे फ़ायदा है, तो पहला तो आप देखिए जो जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, टेक्सटाइल हो गया। तो जेम्स एंड ज्वेलरी में टाइटन जैसे स्टॉक को थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, हल्का फुल्का। इसके बाद आपके टेक्सटाइल में गोकुलदास और इस टाइप के जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं उसमें फ़ायदा हो जाएगा। बाय द वे, टेक्सटाइल की एक डील ऐसा सुनने में आया है कि बांग्लादेश की के साथ भी यूएसए की हुई है। ओके, इसके बाद आप देखिए तो फार्मा सेक्टर्स में सन फार्मा, सिप्ला में माइनर बेनिफिट, कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। और अगर आप इंजीनियरिंग कंपनीज को मान लें तो थोड़ा एलएनटी टाइप की कंपनी को कुछ फ़ायदा हो जाएगा। सो जो गेन है इंडेक्स की, जो 50 कंपनी है निफ्टी में, उसमें से हैंडफुल ऑफ कंपनीज को अगर आप देखेंगे तो वो गेन है। फॉर एग्जांपल ऑटो सेक्टर में जो बड़े जितने ऑटो हमारे जो बनाते हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ऑटो पार्ट्स की कुछ कंपनी जैसे भारत फोर्ज टाइप कंपनी में बेनिफिट होगा। बड़ी कंपनी को बड़ा फ़ायदा इस एग्रीमेंट से नहीं होने वाला है। इसलिए ग्राउंड पर कोई ऐसा बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर हम मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखें तो नहीं पड़ने वाला है। जैसा हमें बताया जा रहा है कि अरे ये तो बहुत बड़ी एक कोई हमने अचीवमेंट पा ली है, तो ऐसा नहीं होने पाला है। अब इसका अगर आप देखें कि जिन कंपनीज पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला था वो अब रिकवर कर लेगा, तो उनके वॉल्यूम ग्रोथ में 15-17% का ग्रोथ मिलेगा। उसका फ़ायदा स्पेसिफिक कंपनीज को मिलेगा, पूरे के पूरे मार्केट या इकॉनमी को नहीं मिलेगा। और जीडीपी में जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा 0.3 to 0.5%, 0.5 तो बहुत ज़्यादा खैर हो गया, रफली मान के चलिए 0.3% का पड़ेगा, जो कि हमने इन टैरिफ्स की वजह से जो हम लूज़ कर रहे थे उसको हम रिकवर कर लेंगे। और इसका इम्पैक्ट अगले फाइनेंशियल ईयर के Q1 या Q2 से हमें देखने को मिलेगा। तो अभी इम्पैक्ट आने में 6-7 महीने दूर हैं। तो पहली चीज़ कि फ़ायदा बहुत बड़ा नहीं है, दूसरा इसका फ़ायदा हैंडफुल ऑफ कंपनी को मिलेगा, और तीसरा इसका इम्पैक्ट आने में अभी टाइम लगेगा। तो ये जो कुछ भी आपको देखने को मिल रहा है ना, ये सेंटिमेंट का बूस्ट है, हवाबाजी है, वो मीडिया और व्हाट्सएप ये सब कुछ जो चल रहा है उसका इम्पैक्ट है। इसलिए हमारे टारगेट्स में अभी तक कोई बदलाव नहीं है। 22,000 के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जाएगा, और उससे पहले 23,600 के आसपास पहले जाएगा, वहाँ से थोड़ा सपोर्ट लेकर ऊपर नीचे करेगा, और फिर 22,000 तक जाना चाहिए जैसा कि हम देख रहे हैं।
मार्केट गिर रहा है, स्टॉक्स 30 से 40% तक गिर चुके हैं, पर यहाँ मौका है या धोखा? मौका वही मिलेगा जहां ग्रोथ है, जहां वैल्यू है, लेकिन 99% रिटेल इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं होता कि स्टॉक की रियल वैल्यू क्या है। नतीजा, वो 100 के स्टॉक को 200 पर खरीदते हैं। तो क्या आप भी सीखना चाहते हैं ग्रोथ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना एंड उसके सही वैल्यू को कैलकुलेट करना? तो देर किस बात की, जॉइन द लीग ऑफ सीरियस इन्वेस्टर्स। इस बार सिर्फ इंडियन स्टॉक्स ही नहीं, ग्लोबल भी। और पिछले सेशंस के पार्टिसिपेंट्स के लिए ये सिर्फ वैल्यू क्रिएशन नहीं था, ये एक माइंडसेट शिफ्ट था, और इसका प्रूफ उनका खुद का फीडबैक। सी यू इन द मास्टर क्लास, दिस टाइम बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड द लिमिट। इन्वेस्ट फॉर अल्फा 3, बी लिमिटलेस। तो ये जो दोनों टारगेट्स हैं आपके, ये कब तक टारगेट्स को मीट करेंगे? देखो, 22,000 का जो टारगेट मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था, तो मोस्ट लाइकली वो उसमें वक्त लगेगा, ये पूरा साल लग जाएगा मुझे लगता है, और काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा ग्लोबल फैक्टर्स पे, और हमारे इंटरनल फैक्टर्स भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। और जो उससे पहले का जो एक उसका मैं कहूँगा कि एक स्टॉप ओवर है 23,600, वो हमें उससे पहले देखने को मिल सकता है, लेकिन उसको लेकर मैं ना कोई ऐसे टाइमलाइन नहीं शेयर करना चाहता। एक तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है टाइम की प्रेडिक्शन करना। लेवल्स तो कई दफ़े आप प्रेडिक्ट कर पाते हैं, लेकिन टाइम की प्रेडिक्शन हमेशा बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर मैं करूँगा तो लोग फिर सुन के पुट्स वगैरह ख़रीद लेते हैं। लेकिन होपफुली 23,600 के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और आप देखिए ये कितने दूर है, करीब 8-9% दूर हैं अभी हम करंट लेवल से, तो 8-9% कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो होपफुली ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो अब थोड़ा रीजंस की भी बात कर लेते हैं कि क्यों आने वाले टाइम पे मार्केट गिरेगा। देखो, इसका जो सबसे बड़ा नोन रीज़न है, और इक्विटी मार्केट क्या होता है, थोड़ा लेट रिएक्ट करता है, पहले ही हलचल बॉन्ड मार्केट में होनी शुरू हो जाती है। तो जो भी आने वाले दिनों में हम फॉल के एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो बॉन्ड मार्केट से इनिशिएट होगा, और जापान इसके सेंटर में होगा। तो जापान की जो नई जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुई हैं, उन्होंने पहले वो प्राइम मिनिस्टर थी, फिर उन्होंने इलेक्शंस की अनाउंसमेंट कर दिए, मिड टर्म इलेक्शंस की, उसमें वो 2/3 मेजॉरिटी से आ गई, यानी कि उसके पास अब और पावर होगा। तो वो जो जापान के ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं, उनसे इनकी अलग पॉलिसी है। शी इज़ मोर एग्रेसिव और काफ़ी डिटरमाइंड है, और पहली बार जापान में इतने सालों के बाद हमें देखने को मिल रहा है कि वो स्पेंडिंग पर फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। अब स्पेंडिंग करने के लिए क्या होगा कि उन्हें मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा, तो उन्होंने $135 बिलियन स्पेंड करने की बात की, यानी कितना कर्जा वो लेंगे। तो कर्जा बढ़ा रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ा रहे हैं, और साथ में टैक्सेस को भी कहा है कि जो फूड टैक्स वहाँ पर होता था उसे हम 2 साल तक नहीं बढ़ाएंगे, यानी कि जापान गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ को कम हो रहा है और कर्जा बढ़ रहा है। ऑलरेडी जापान का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 200% से ज़्यादा, 230% से ज़्यादा हो गया है। तो इसको लेकर बॉन्ड मार्केट में चिंता है, और बॉन्ड यील्ड्स वहाँ पर बढ़ रहे हैं। और साथ में उनके जो गवर्नर हैं, जो वहाँ के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, उनकी पॉलिसी भी है कि हम इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट हाइक जो अप्रैल 2026 में होने वाला है। अब इसका इम्पैक्ट सिर्फ जापान में नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया में पड़ेगा, क्योंकि जापान एक नेट क्रेडिटर कंट्री है, यानी कि लगभग सभी कंट्रीज जापान से पैसा उधार पे लेती हैं, क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स हिस्टोरिकली लो रहे हैं और नेगेटिव भी रहे हैं, जो कि अब रिवर्स हो रहा है। अब इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी देखिए बॉन्ड मार्केट में हमें दिखने लगा है। और क्या हो रहा है कि चूंकि जापान में अब बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं, तो जापान के इन्वेस्टर्स जो बाकी बॉन्ड मार्केट्स में पैसा लगा कर रखते थे, उस पैसे को निकाल कर जापान ले जा रहे हैं, और इक्विटी मार्केट से भी निकाल कर जापान ले जा रहे हैं।
और यही चीज़ आप देखिए अमेरिका में, अगर आप देखेंगे तो 30 इयर्स के जो यूएस ट्रेजरीज हैं उनकी यील्ड 4.5% के आसपास पहुंच गई है। यूके के भी जो जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो भी लगभग इसी लेवल पर पहुंच गए हैं, और इंडिया के भी बॉन्ड यील्ड 7.5% पर करीब चल रहे हैं। तो पूरी दुनिया के बॉन्ड मार्केट में यील्ड्स बढ़ रहे हैं क्योंकि बॉन्ड्स में सेल ऑफ हो रहा है। जापानीज इन्वेस्टर्स जिन्होंने वहाँ से पैसा लिया था वो बॉन्ड मार्केट में सेल ऑफ कर रहे हैं, उनकी यील्ड बढ़ रहे हैं, वो पैसे को जापान में ले जा रहे हैं। और जिन इन्वेस्टर्स ने जापान से पैसा लेकर इक्विटी मार्केट में लगाया वो भी सेल ऑफ कर रहे हैं। तो इसका बेसिकली क्या हो रहा है कि सारा पैसा जो जापान से सस्ते रेट पर निकलकर दुनिया भर में आया वो वापस जापान जा रहा है इनफैक्ट, और इसकी स्पीड बढ़ सकती है अगर अप्रैल में उन्होंने रेट हाइक कर दिया। इस वक्त जापान में जो बॉन्ड यील्ड्स हैं करीब 2.3% के आसपास है। ओके, अब दो लेवल्स पर वॉच रखनी है। अगर 2.5% बॉन्ड यील्ड आता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा एक सेलिंग बढ़ जाएगी, वो बस एक तरीके से उसे आप एक डेंजर लाइन मान के चलिए। और अगर ये 3% को पार कर जाता है फिर तो ग्लोबल मार्केट में बड़ा सेल ऑफ आ सकता है। तो इसलिए ये छोटी मोटी खबरों पे ना नज़र मत बनाए रखिए, इन चीज़ों पर नज़र बना के रखिए कि दुनिया भर के बॉन्ड मार्केट्स में क्या चल रहा है और ख़ास करके जापान में क्या चल रहा है। चलिए सर, थोड़ा आईटी सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो एंथ्रोपिक की वजह से आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया। तो सर अब बिना डिप्लोमेटिक होके आप क्लियर कट बताओ हमें कि क्या करना चाहिए। देखो, आईटी सेक्टर जिस मॉडल पर इतने सालों से इन्होंने इतना बिलियंस ऑफ डॉलर कमाया वो मॉडल तो अब फेल होता हुआ दिख रहा है, वो आगे नहीं चलेगा। इसमें आपको डाउट मत रखिए, डिनायल में मत रहिए। कोई भी चीज़ जब वो ख़त्म होती है ना तो अचानक एक दिन नहीं होती है, वो फिर हम उसे डाइंग बिजनेस मानते हैं कि वो धीरे 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 ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो अब आईटी सर्विसेज कंपनी तभी चलेंगी जब वो एआई को अडॉप्ट करेंगी, और ऑलरेडी कंपनी ने ऐसा करना शुरू कर दिया है। अभी अगर आप टोटल आईटी सर्विसेज कंपनीज का टोटल एआई स्पेसिफिक रेवेन्यू को जोड़ेंगे ना तो टोटल रेवेन्यू का 4 से 5% आता है। इसको बढ़ाना है। ओके, अभी सभी कंपनी कुछ ना कुछ कर रही हैं। हमें कुछ कंपनीज के बारे में पता है, कुछ कंपनीज के बारे में नहीं पता है। जिन कंपनीज के बारे में पता है वो टाइम टू टाइम हम आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त मुझे लगता है बड़े आईटी सर्विसेज कंपनी में सबसे ज़्यादा वेल प्लेस्ड कौन है, तो वो हमारा आईटी सर्विसेज का फेवरेट पिक है, टीसीएस है। उन्होंने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया डेटा सेंटर का और $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात की। आपको पता है उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन कैसे लिया और क्यों लिया? क्यों दूसरी कंपनीज ने ऐसा नहीं किया? उसका की है विशाल सिक्का। विशाल सिक्का को अगर आप जानते हैं तो इन्फोसिस ने कई साल पहले इन्हें हायर किया था। एक्चुअली ही इज़ अ वेरी कैपेबल मैन, और ग्लोबल उनका विजन है और एआई के वो चैंपियन है। तो इन्फोसिस ने बहुत सही उन्हें हायर किया था, और आते ही उन्होंने एआई में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। उस वक्त एआई के बारे में कोई बात भी नहीं करता था इतना, और उन्होंने ऐसा कहते हैं, ऐसा आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने इन्फोसिस को बोला कि हमें ओपन एआई में इन्वेस्टमेंट करना है, और एआई में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया इन्फोसिस के अंदर। कंपनी को ये बात पसंद नहीं आई कि भाई तुम तो पैसे खर्च करने की बात कर रहे हो, आर&डी की बात कर रहे हो, हमारा तो बना बनाया बिजनेस मॉडल है, हम तो लाखों छाप रहे हैं। और फिर बोर्ड से उनके मतभेद हुए, उन्हें निकाल दिया गया, और जो पुराने जो फाउंडर्स थे वो 70 घंटे वाले अंकल और वो लोग, वो सब आकर कंपनी को उन्होंने वापस से उसी तरीके से चलाना शुरू किया। अब वो तो पहले भी एसएपी में काम करते थे, उनका तो मार्केट में बड़ा नाम है, तो उन्होंने अपनी एक कंपनी एआई की बना ली। अब खबर ये है कि उन्होंने
अपनी कंपनी के थ्रू एआई जो कंपनी है, आई थिंक वियना एंटरप्राइज ऐसा कुछ नाम है, वो अब टीसीएस को एडवाइस कर रहे हैं कि कैसे हम एआई में जाएं। तो टीसीएस ने एक बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप की है और मुझे लगता है उनके एडवाइस पर वो चल रहे हैं, क्योंकि टीसीएस के मैनेजमेंट को जितना मैं जानता हूँ इतनी उनको एआई और टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है। ज़्यादातर वहाँ पर जो ओल्ड एज मैनेजमेंट के लोग हैं, तो ये उन्होंने एक अच्छा काम किया और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके एडवाइस पर ही उन्होंने डेटा सेंटर पर बेट किया है। सो ये जो पार्टनरशिप है, ये मुझे लगता है अगर ये वर्क करेगी तो टीसीएस एआई में इंडिया का लीडर बन सकता है। साथ में ऐसा भी सुनने को आया है कि सिक्का साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी एडवाइस कर रहे हैं। अगेन अ गुड थिंग। अब ये देखना है कि कितना लोग समझ पाते हैं, कितना उनसे एग्री करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स में किस तरीके के लोग होते हैं। कोरोना में हमने देखा कि पापड़ खिलाकर इलाज कर रहे थे कोरोना का, तो अब वो कितना अडॉप्ट करते हैं वो देखना है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके के जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, अगर कंपनीज इन्हें हायर करेंगी, इन पर इन्वेस्ट करेंगी, गवर्नमेंट भी इनकी बात सुनेगी, तो फिर हम हमने जो ग्राउंड लूज किया है वो उससे हम गेन कर सकते हैं। तो समराइज, इस वक्त आपके पास एआई के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, और वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप कंपेयर करें तो कहीं हम स्टैंड नहीं करते। देखिए, एनवीडिया का फॉरवर्ड पी 24 है, इन्फोसिस का फॉरवर्ड पी 21 है, लेकिन ग्रोथ रेट और मार्जिन में ज़बरदस्त डिफरेंस है। एनवीडिया का मार्जिन 75% है, वो 70-80% के रेट से ग्रो कर रहे हैं, जबकि इन्फोसिस 1% 2% के रेट से ग्रो कर रहा है। सो एआई में बेट करना है तो फिर ग्लोबल की तरफ देखिए, लेकिन इंडिया में ही करना है, आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। और अगर लार्ज आईटी सर्विसेज में करना है, सो वंस अगेन आपके पास एक ही पिक है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जर्नी आसान नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से बस अपसाइड ही अपसाइड है, क्योंकि कोई भी कंपनी आकर और कोई नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट आकर इनके बिजनेस को तबाह कर सकती है। इसलिए इस वक्त आईटी सर्विसेज में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है, लेकिन पिक अगर कोई है इस वक्त तो फिर वो टीसीएस ही बनती है। ओके सर, कुछ ऑडियंस के सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले अमित जी पूछ रहे हैं कि सर, मेक वीडियो और कोर्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर रिटेल यूजर्स। ये हमने जो इस बार का जो सीज़न 3 आ रहा है इन्वेस्ट फॉर अल्फा का, तो इसमें हमने ये नया एडिशन किया है। क्योंकि आप देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको बड़ी ग्रोथ स्टोरीज मिलेंगी और ऐसी ऐसी कंपनीज मिलेंगी जो हर साल 100% के रेट से ग्रो कर रही है। उनका स्टॉक प्राइस 3-3, 4-4 गुना हो गए हैं एक साल में। ओके, सो बट ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करना कि क्या ये ओवर वैल्यूड है, क्या ये अंडर वैल्यूड है, किस प्राइस पर मैं इसे खरीदूं, किस प्राइस पर मैं इसे एवरेज करूं, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो पहली बात तो ये कि मुझे कंपनीज की लिस्ट कहाँ से मिलेगी, कितना ग्रो कर रही है वो कहाँ से मिलेगा, कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मैं कैलकुलेट करूँ कि अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। तो ये सारी चीज़ें हम इस बार कवर करने वाले हैं। सिर्फ ग्लोबल मार्केट नहीं, इंडियन मार्केट्स में भी यही चीज़ हम कर रहे हैं। और देखिए, इंडियन मार्केट्स में इस वक्त मार्केट्स गिर भी रहा है, लेकिन यहाँ पर जब गिर रहा है, कौन सा स्टॉक सही वैल्यू पर है और कौन सा स्टॉक अभी और भी ज़्यादा गिर सकता है, ये आप कैसे पता करेंगे? तो इस गिरते मार्केट का फ़ायदा भी नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टिंग में सरवाइव करना चाहते हैं, अपने कैपिटल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो देखो, अंदाज से काम नहीं चलेगा। सही तरीके से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हिसाब किताब लगाकर कैलकुलेशन करके करना पड़ेगा। और यही चीज़ हम इन्वेस्ट फॉर अल्फा प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करिए, और ये हम कुछ ही दिनों में इसे क्लोज भी करने वाले हैं, क्योंकि हमारी अब जो डेट है वो काफ़ी नज़दीक आ गई है। सर, एक और सवाल ले लेते हैं। वी आर शाह जी पूछ रहे हैं कि 500 CR परचेज इज नॉट कमिटेड, इट्स इंटेंडेड, डोंट मिसगाइड जनरल पब्लिक। नहीं, तो इंटेंशन का क्या मतलब है? क्या इंटेंशन का ये मतलब है कि हम खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, हमारी मर्जी है?
क्या ये मतलब है? तो अगर ये मतलब है तो फिर एग्रीमेंट में डालने की मतलब क्या है? फिर तो एग्रीमेंट में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हमारी मर्जी के ऊपर है। एग्रीमेंट पे तो वही चीज़ जाती है कि आप जहाँ पर बाइंडिंग होगी नहीं, आपको करना ही करना है। ओके, सो अगर अभी तो एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, लेकिन अगर इसको एग्रीमेंट में नहीं डालते हैं तब तो मैं मान लूँगा। लेकिन अगर आप डाल रहे हैं और डाल के बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो हमारी मर्जी है, अगर आपकी मर्जी है कि आपको अपने आप डिसाइड करना है मैं क्या करूँगा, तो उसके बारे में बात भी करने की क्या ज़रूरत है? इसको एग्रीमेंट में डालने की ज़रूरत क्या है? तो मुझे लगता है कि ये वर्ड का थोड़ा खेल है। और अगर हम टोटली इंडिपेंडेंट है, हमारे पास कोई प्रेशर नहीं है हमें इसको करने की, तो इस एग्रीमेंट में डालना नहीं चाहिए। तो हम वेट करते हैं, देख लेते हैं कि वो डालते हैं कि नहीं डालते हैं। कि नहीं डालते हैं तो हम मान लेंगे। इन ग्लोबल स्टॉक्स को चेक करिए, इन्होंने लास्ट ईयर अप टू 15 टाइम्स तक का प्रॉफिट दिखाया। क्या आप इस तरह की फ्यूचर के ग्लोबल ग्रोथ स्टोरीज पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं? तो देर किस बात, जॉइन द लीग ऑफ सीरियस इन्वेस्टर्स। इस बार सिर्फ इंडियन स्टॉक्स ही नहीं, ग्लोबल भी। और ये है हमारे पिछले इन्वेस्ट फॉर अल्फा वर्कशॉप सेशंस का रिव्यू। सी यू इन द मास्टर क्लास, दिस टाइम बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड द लिमिट। इन्वेस्ट फॉर अल्फा 3, बी लिमिटलेस। एंड सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले कुछ दिनों में मार्केट को लेके आपका क्या व्यू है? देखो, शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये रैली अब ख़त्म होती हुई दिख रही है, थकती हुई दिख रही है। आपने मार्केट में देखा भी कि एक दो दिन जोश रहा, लेकिन आज का मार्केट भी आप देखें काफ़ी ठंडा रहा। एक बार तो ऑलमोस्ट नेगेटिव में आ गया था और बैंक निफ्टी तो नेगेटिव में भी आ गया था। सो ऐसा लग रहा है कि अब ये जो भी सेंटिमेंट का बूस्ट मार्केट में देखने को मिल रहा था, ये ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। मोरलेस हम ये मान सकते हैं कि ये रैली अब ख़त्म होती हुई दिख रही है। थोड़ा बहुत इधर फड़फड़ा सकता है, लेकिन मोरलेस आई थिंक इट्स ओवर नाउ। ओके, तो अभी हम शॉर्ट टर्म में कहाँ जा रहे हैं? तो अगर यहाँ से रिवर्सल होना है, वापस से हम नीचे की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, तो पहले हमें 25,850 इस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा। जब तक ये क्रॉस नहीं होगा हम नहीं मानेंगे कि रिवर्सल हो गया है। ओके, और अगर आज का आप डेटा भी देखें तो वहाँ पर भी हमें ये क्लूज मिल रहे हैं कि इस रैली में अब दम रहा नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्यूचर्स में देखें, कल के दिन मार्केट में रैली हुई, आज भी रैली हुई, दोनों दिन कोई बुलिश पोजीशंस नहीं बनी, ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव रहा, यानी कि बुलिश पोजीशंस तो बन नहीं रही हैं। और OI कट हो रहा है, मतलब पोजीशंस को एग्जिट हो रहा है। तो एग्जिट हो रहा है तो भाई प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। ओके, और साथ में प्रीमियम्स में भी ड्रॉप देखने को मिला, आज भी ड्रॉप देखने को मिला है। सो कल के डेटा में और आज के डेटा में अगर आप कंपेयर करेंगे, कोई मेजर बदलाव नहीं है, कंटिन्यूएशन है। यानी कि फ्यूचर्स मार्केट में जो पोजीशंस हैं वो लाइट हो रही हैं, फ्रेश बिल्डअप, बुलिश बिल्डअप होता हुआ नहीं दिख रहा है। और चार्ट्स में भी हमें वैसे ही क्लू मिल रहे हैं, मार्केट बहुत थका थका सा दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अब वापस से हमें डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, लेकिन पहले 25,850 इस लेवल पर वॉच रखना पड़ेगा। इसको पहले ब्रीच हो जाए और फिर हम मानेंगे कि अब वापस से रिवर्स